हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। और यही प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए हमने लाया है मिशन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का लेक्चर सीरीज, जिधर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। और आज हम डिस्कस करेंगे ESIC फार्मासिस्ट 2019 का फार्माकोलॉजी क्वेश्चंस। इधर सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस नहीं डिस्कशन करेंगे, साथों साथ आप लोगों को मिल जाएगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और ये क्वेश्चंस डिस्कशन के साथ साथ आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होते जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान था और ये जॉब पाना कितना आसान है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक लेवल से पूछा जाता है। और अगर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी ये एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। व्हेन एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इनटू सबकॉन्शियस स्टेट इट इज कंसिडर्ड एज फॉलोज। मतलब सबकॉन्शियस स्टेट में जब एनेस्थेसिया को दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं। सबकॉन्शियस मतलब ना ही फुल कॉन्शियस ना ही अनकॉन्शियस, ना ही वो पूरा होश में है ना ही वो पूरा बेहोश है। इन केस में जब इंजेक्शन दिया जाता है तो कहाँ दिया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। एपिड्यूरल एनेस्थेसिया कब दिया जाता है? इन चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ में थोड़ा सा कॉन्शियसनेस तो रहता है, बट ये पूरा पेन मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है, कॉन्शियसनेस को रखने के लिए नहीं दिया जाता है। इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया, ये इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया कब दिया जाता है? रूट कैनल ट्रीटमेंट में और फॉर डेंटल सर्जरी। डेंटल सर्जरी के टाइम पे दिया जाता है। तो ये तो कॉन्शियसनेस के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। और क्या है? स्पाइनल एनेस्थेसिया। हाँ, स्पाइनल एनेस्थेसिया हम लोग देते हैं फॉर मेंटेनिंग द सब कॉन्शियस स्टेट। और लास्ट क्या है? सरफेस एनेस्थेसिया। इसके साथ तो कॉन्शियस अनकॉन्शियस का कोई बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देख लेते हैं आंसर क्या है। तो आंसर है स्पाइनल एनेस्थेसिया। ये कब दिया जाता है? सबकॉन्शियस पेशेंट को दिया जाता है जो कि अवेक है बट नीड्स अ स्टेट, जो कि जगे हुए हैं बट उनको ये फील होना चाहिए कि उनका जो सेंसेशन है वो लॉस हो रहे हैं। ये लोअर बॉडी में कोई प्रोसीजर्स करने के लिए या फिर सर्जरी करने के लिए दिया जाता है। इधर इंजेक्शन दिया जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि सब अराक्नॉइड स्पेस में है उधर। और ये लॉस ऑफ सेंसेशन करते हैं, मोटर फंक्शन भी करते हैं। मतलब इधर सेंस नहीं होगा, किसी को होश नहीं रहेगा कि क्या हो रहे है उसका बॉडी में, बट वो कॉन्शियस रहेगा, अनकॉन्शियस नहीं रहेगा, बट पेन का सेंसेशन नहीं रहेगा, पेन को वो फील नहीं कर पाएंगे। और क्या है? स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है सब अराक्नॉइड स्पेस में। और मोटर फंक्शन भी काम नहीं करेगा, मतलब वो चाहकर भी अपना पैर या लोअर बॉडी पार्ट को हिला नहीं पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, बट इधर पेशेंट कॉन्शियस रहते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थेसिया ये चाइल्ड बर्थ के लिए दिया जाता है फॉर पेन मैनेजमेंट। और कहाँ ये काम करते हैं? लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विस में। और इधर एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड का आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, इधर दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी मार्केटेड अंडर द जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम के साथ कौन सा ड्रग्स दिया जा सकता है? इसका आंसर तो अब सभी लोग जानते होंगे। जी हाँ, आप लोगों ने सही गेस किया है, इसका आंसर हो जाएगा एनाल्जिन। और क्या क्या ऑप्शन में है? मेप्रोबेमेट। ये क्या है मेप्रोबेमेट? ये मेप्रोबेमेट है एक ट्रांक्विलाइजर। ट्रांक्विलाइजर मतलब ये कहाँ यूज होंगे? एंजाइटी मैनेजमेंट के लिए। और क्या है? ग्लूटेथिमाइड। ग्लूटेथिमाइड कहाँ यूज होते हैं? ग्लूटेथिमाइड यूज हो जाते हैं एज अ सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। और है क्या? बार्बिटल। बार्बिटल भी सिडेटिव एंड हिप्नोटिक में ही यूज होता है। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। एनाल्जिन जेनेरिक नेम है, इसका और एक भी जेनेरिक नेम है मेटाजिमाइड। ये क्या है? एनसेड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जो कि पेन एंड इंफ्लेमेशन मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। और साथ ही साथ ये फीवर भी रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से बताना चाहूंगी कि ये सारे क्वेश्चंस जो है, जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक या फिर कौन सा ड्रग कौन सा क्लास में आते हैं, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आना चाहिए। मतलब कोई भी फार्माकोलॉजी बुक उठा लीजिए, उधर में जो क्लासिफिकेशन दिया रहता है ड्रग्स का, वो अगर आप अच्छे से कहीं लिख लीजिएगा एक
कॉपी में और लिख के उधर से हर दिन अभ्यास करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चंस तो कर ही सकते हो, क्योंकि क्लासिफिकेशन से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। तो इनमें से क्या क्या ऑप्शन में है? एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कानामाइसिन एंड नियोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, कानामाइसिन एंड नियोमाइसिन ये सारे क्या है? अमाइनोग्लाइकोसाइड। और एरिथ्रोमाइसिन क्या है? एरिथ्रोमाइसिन ये है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। तो अब देख लेते हैं और क्या क्या मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक और क्या क्या है? एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन एंड स्पाइरामाइसिन। ये स्पाइरामाइसिन है न्यूअर एंटीबायोटिक। ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक को हम क्यों मैक्रोलाइड बोलते हैं? क्योंकि इधर लार्ज मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन न्यूक्लियस रहता है या फिर लैक्टोन रिंग रहता है। तो ये याद रखिएगा, लार्ज मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के पास, जिसके कारण इनको हम मैक्रोलाइड्स बोलते हैं। और इधर वन और मोर डिऑक्सी शुगर्स होते हैं। डिऑक्सी शुगर्स होता है, जिस डिऑक्सी शुगर्स का नाम हो सकता है क्लैडिनोसोन या फिर डिसोक्सामीन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है। और इधर से और एक भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स कैसे काम करते हैं? बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इटोपोसाइड इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ। तो इटोपोसाइड हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? एंटी कैंसर ड्रग में। और इटोपोसाइड कहाँ से बनते हैं? पोडोफाइलोटॉक्सिन से। और ये क्या करते हैं? इटोपोसाइड टेनिपोसाइड टोपो आइसोमरेज 2 को इनहिबिट करते हैं। और ये क्या है? इसका नेचर क्या है? ये है प्लांट ग्लाइकोसाइड। देख लेते हैं आंसर। इटोपोसाइड एंड टेनिपोसाइड ये नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है जो किससे बनता है? पोडोफाइलोटॉक्सिन से, जो कि बनता है हिमालयन मे एप्पल या फिर मे एप्पल से, जिसका साइंटिफिक नेम है पोडोफाइलम पिलाटम या फिर पोडोफाइलम इमोडी। ये ग्लाइकोसाइड इन नेचर है और ये क्या है? केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स या फिर एंटी कैंसर ड्रग्स में है। ये डीएनए का टोपोआइसोमरेज 2 को इनहिबिट करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, सिर्फ 799 में वीडियो लेक्चर सीरीज, जिधर आपको मिल जाएगा पूरा वीडियो लेक्चर और साथों साथ मिल जाएगा लाइव क्लासेस, जिधर हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यू और साथों साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएगा जो आ सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट 24/7 सपोर्ट मिल जाएगा। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द जुड़िए हम लोगों का उदित फार्मेसी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। तो क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। एन एलिमेंट हैविंग अ वाइटल रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन का बायोसिंथेसिस में कौन सा एलिमेंट का सबसे जरूरत है? तो थायराइड के साथ एक चीज का बहुत ज्यादा कनेक्शन है, एक एलिमेंट का, वो है आयोडीन। क्योंकि हम क्या जानते हैं, अगर आयोडीन कम हो जाते हैं डाइट में तो गॉइटर होता है। गॉइटर में क्या होता है? थायराइड जो ग्लैंड है ये स्वेलन हो जाते हैं। तो इसका आंसर तो आप लोग आंख बंद करके ही कर सकते हो कि इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। और इधर जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन का क्या क्या दो है? T3 एंड T4। T3 मतलब क्या है? ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्राई आयोडोथायरोनिन या फिर टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ये जो है इस नाम से में ही क्या है? आयोडो मतलब आयोडीन। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। तो आयोडीन ऑक्सीडेशन पहला स्टेप है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस का, जिधर आयोडीन ऑक्सीडेशन होता है। और ये आयोडीन ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड में। और कौन सा एंजाइम करते हैं? थायरोपेरोक्सिडेज एंजाइम। और जो एक्टिवेट करते हैं कौन? TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये TSH क्या करते हैं? MIT और DIT को प्रोड्यूस करते हैं। MIT मतलब मोनो आयोडोथायरोनिन और DIT मतलब डाई आयोडोथायरोनिन। और क्या होता है? ये दोनों मिलके बनाते हैं T3 और T4। और T3 जो है, T3 को हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, ये होता है मोर एक्टिव। और T4 क्या होता है? थायरोक्सिन, ये होता है लेस एक्टिव। इधर एक चीज आप लोगों को जानने का बहुत ज्यादा जरूरी है, ये पॉइंट से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस तो होता है T4, बट
एक्टिव ज्यादा होता है T3। तो ये याद रखिएगा, इधर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी थायराइड ड्रग? तो एंटी थायराइड ड्रग कौन है? फिर से वही क्वेश्चन, मैक्रोलाइड कौन है, एंटी थायराइड ड्रग कौन है, सारा क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन। ये क्लासिफिकेशन अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाएगा मेथीमाजोल। तो थायराइड हार्मोन्स में क्या आ जाते हैं? थायरोक्सिन, ट्राइआयोडोथायरोनिन। और इधर क्या क्या है थायराइड इनिबिटर्स में? इनिबिट थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, इसमें आ जाता है प्रोपाइल थायोयूरासिल, मेथीमाजोल, कार्बिमाजोल। इनिबिट आयोडीन ट्रैपिंग, इसमें आ जाता है आयनिक इनिबिटर्स, थायोसाइनाइड्स, परक्लोरेट्स, नाइट्रेट्स। इनिबिट हार्मोन रिलीज, इसमें आ जाता है आयोडीन, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम पोटेशियम, ऑर्गेनिक आयोडाइड। डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू, रेडियोएक्टिव आयोडीन। तो ये क्लासिफिकेशन अगर आप अच्छे से करेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते। अब देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के लिए एक चीज है, वो है टिडिन। जहां भी हम लोगों को टिडिन दिखेगा उस वही हो जाएगा आंसर, जैसे कि सिमेटिडिन, लोराटिडिन, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बाकी ऑप्शंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। साइक्लिजिन, साइक्लिजिन क्या है? H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ये H1 रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं। प्रोपोक्सिफेन, प्रोपोक्सिफेन क्या है? ये पेन मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, ये है एनाल्जेसिक। तो और क्या है? लोपेरामाइड। तो लोपेरामाइड क्या करते हैं? लोपेरामाइड डायरिया के लिए ट्रीट होते हैं, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। तो इधर एक चीज फिर से मैं बोलूंगी, क्लासिफिकेशन करते तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है आप लोगों से। तो देख लेते हैं H1 एंटी हिस्टामिनिक्स में क्या क्या आ जाते हैं। तो इसमें आ जाते हैं क्लोरफेनिडामिन। H2 में आ जाते हैं रेनिटिडिन, फैमोटिडिन, सिमेटिडिन, लोराटाडिन, कोई भी ड्रग जिसमें टिडिन हो वो आ जाते हैं। और प्रोटॉन पंप इनिबिटर में आ जाते हैं ओमेप्राजोल, एस्मोप्राजोल, ये सारा ड्रग ये गैस्ट्रिक प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं। और एंटी हिस्टामिनिक H2 ब्लॉकर्स HCl प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं, और H1 रिसेप्टर्स एलर्जिक सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर इज है, इसका आंसर तो बहुत आसान है, ये आप लोग तो बिल्कुल कर सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा लाइगैंड गेटेड आयन चैनल। इधर कैटायन लिखा है, आयन कैटायन का ही तो पार्ट है, मतलब कैटायन तो आयन का ही पार्ट है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो निकोटिनिक रिसेप्टर को हम आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोल सकते हैं, जो कि लाइगैंड गेटेड आयन चैनल के अंदर आते हैं। इधर क्या होता है? लाइगैंड बाइंड जब हो जाएंगे इधर एसिटाइल कोलिन, तब क्या होगा? सोडियम आयंस इधर से जा पाएगा। तो यही है इसका मैकेनिज्म, ये ऐसे करके काम करते हैं। और इसके बाद क्या होता है? सेल्यूलर एक्साइटेशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन। अ ड्रग दैट प्रोमोट्स डायूरेसिस बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इधर हम जब क्वेश्चन बोल रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या था है? एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। तो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट हम लोगों ने कहां पढ़ा था? डायूरेटिक्स में। तो डायूरेटिक्स में हम जब पढ़ रहे थे उधर हम लोग ने क्या पढ़ा था? पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स का ही एक पार्ट है क्या? वो हो जाएगा एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, और उसका आंसर हो जाएगा स्पाइरोनोलैक्टोन। एसिडाजोलामाइड क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। फुरासेमाइड लूप डायूरेटिक है। ब्यूमेटिनाइड यही सेम ही क्लास का है। बट ये भी क्वेश्चन पूरा केडी त्रिपाठी का फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स जो है उसका क्लासिफिकेशन से ही आ गया है, देख लीजिए। इन प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स सच एज एम्पिसिलिन। तो ये क्वेश्चन कितना बेसिक वाला है, एक बार देख लीजिए। अगर खाना रहेगा ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होगा? एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा? खाना एब्जॉर्ब होगा। तो इसका आंसर तो बहुत आसान सा रिड्यूसेस हो जाएगा, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग विल डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिड्यूसेस। और क्यों रिड्यूसेस हो जाएगा? क्योंकि फूड डिक्रीज कर देगा रेट ऑफ ओरल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि खाना जब रहेगा तो खाना ही पहले एब्जॉर्ब होंगे ना, थोड़ी दवाई एब्जॉर्ब होंगे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूसेस। द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमेप्रामिन, इसके लिए एक चार्ट अगर आप लोग कर लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, वो चार्ट भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो इमेप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या हो जाएगा? इमेप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट है डेस्मेप्रामिन। और नॉर्ट्रिप्टाइलिन और एमिट्रिप्टाइलिन ये तो एक दूसरे का एक्टिव मेटाबोलाइट है। तो ये सारा जो क्वेश्चन था, ये सारा क्वेश्चन भी बहुत बेसिक लेवल का है, एक बार देख लेते हैं आंसर।
तो इमिप्रामिन कहाँ यूज होता है? ये इमिप्रामिन डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, यह ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, तो इसको हम TCA से बोलेंगे। और ये डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। और बेड वेटिंग इन चिल्ड्रेन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेड वेटिंग इन चिल्ड्रेन में कौन सा ड्रग यूज होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को ये इंक्रीज कर देते हैं और मूड एलिवेशन करते हैं। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट एक बार अच्छे से देख लीजिए, इधर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एमिट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है, डायजेपाम का एक्टिव मेटाबोलाइट ऑक्साजेपाम, इमिप्रामिन का डेस्मिप्रामिन, फेनासिटिन का एसिटामाइनोफेन, एलोप्यूरिनॉल का ऑक्सीप्यूरिनॉल या फिर एलोजैंथिन भी बोल सकते हैं, डिजिटॉक्सिन का डिगॉक्सिन और स्पाइरिनोलैक्टोन का कैनड्रेनोन। द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज फिटल एबनॉर्मलिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिटल एबनॉर्मलिटीज मतलब क्या है? जो कोख में पल रहे हैं बच्चा, वो बच्चे के लिए खतरनाक कौन सा ड्रग होता है, यही पूछ रहे हैं। फिटल एबनॉर्मलिटीज मतलब कोख में जो बच्चा है उसमें अबनॉर्मल सिम्टम्स लाएंगे, जैसे कि क्लिफ्ट पैलेट हो जाएगा, या फिर वो बच्चा का ग्रोथ नहीं होगा, बहुत कुछ फिटल एबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं। इस चीज को बोलते हैं टेराटोजेनिसिटी। टेराटोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी क्या है? द एबिलिटी टू कॉज डिजीज, इसको हम बोलेंगे पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी किसको हम बोलते हैं? वो जो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, जो हमारे बॉडी में डिजीज कॉज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं। म्यूटाजेनिसिटी, जो कि DNA में म्यूटेशन कर सकते हैं। म्यूटेशन मतलब चेंज कर सकते हैं, कोई अनवांटेड चेंज जनरली होता है, बट वो हेल्पफुल चेंज भी हो सकता है, म्यूटेशन हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। कार्सिनोजेनिसिटी मतलब जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं लिस्ट ऑफ टेराटोजेनिक ड्रग्स में क्या आते हैं। थैलिडोमाइड, ये लिम्ब डिफॉर्मिटीज करते हैं। आइसोट्रेनोटोइन, ये बर्थ डिफेक्ट करते हैं, जैसे कि क्रेनियोफेशियल एंड हार्ट एबनॉर्मलिटीज। वार्फरिन क्या करते हैं? नर्वस सिस्टम और फेशियल एबनॉर्मलिटीज। एचसी इनहिबिटर लंग्स और किडनी डैमेज करते हैं। टेट्रासाइक्लिन, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। वैल्प्रोइक एसिड, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। मिथोट्रेक्सेट, बर्थ डिफेक्ट करते हैं। और अल्कोहल, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम करते हैं। तो ये चार्ट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इधर से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो थैलिडोमाइड वाला था, ये करते हैं फोकोमेलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मा काइनिन? तो प्लाज्मा काइनिन क्या है? प्लाज्मा काइनिन का नेचर हो जाएगा पेप्टाइड। और ये हम कहाँ पढ़े थे प्लाज्मा काइनिन के बारे में? जब हम हार्ट पढ़ रहे थे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, उधर हम लोगों ने बहुत सारा प्लाज्मा काइनिन, जैसे कि ब्रैडिकाइनिन, कैलिडिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैलिडिन। और हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, रेनिन, ये क्या है? रेनिन तो एक हो जाएगा हार्मोन। और सेरोटोनिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। और हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन एक केमिकल है जो कि मास्ट सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये सारा चीज है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। और ये जो सेरोटोनिन है, हिस्टामिन है, ये दोनों मिला के हो जाते हैं ऑटाकॉर्ड्स। और सेरोटोनिन तो न्यूरोट्रांसमीटर भी है। और थोड़ा सा जान लेते हैं इन लोगों के बारे में। प्लाज्मा काइनिन क्या है? पेप्टाइड्स है जो कि प्लाज्मा में रहता है। इसके अंदर आ जाता है ब्रैडिकाइनिन, जो कि ब्लड वेसल को डायलेट करता है। सेरोटोनिन क्या करता है? ब्रेन एंड गट में होता है, स्लीप मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैलिडिन क्या है? काइनिन पेप्टाइड, जो कि किडनी के ऊपर काम करता है टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। और क्या है? रेनिन, ये तो हार्मोन है जो कि ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और क्या है? हिस्टामिन, ये मास्ट सेल्स में होता है, ये एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन डज नॉट ऑकर ड्यू टू। एडवर्स ड्रग रिएक्शन किसके कारण नहीं होगा? तो पहला है क्या? ड्रग चेंज। ड्रग चेंज होंगे तो एडवर्स रिएक्शन होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ड्रग रिएक्शन होगा ही होगा, ये तो कोई नहीं बोल सकता है। इससे तो नहीं होगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ओवरडोज, हाँ इससे तो होगा ही, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ओवरडोज के कारण तो होगा ही। हाइपर सेंसिटिविटी भी तो होगा, एलर्जी तो भी हो सकता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ड्रग चेंज, क्योंकि ड्रग को अगर आप चेंज कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं हो रहे हो, बट बाकी तीनों में होगा ही होगा, ये श्योर है।
तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? अनवांटेड एंड हार्मफुल इफेक्ट, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं वो इफेक्ट हम लोगों के अंदर आए, या फिर जो इफेक्ट हम लोगों के बॉडी में नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको ही हम बोलेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इनमें 4 टाइप्स है। टाइप ए जिसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड, टाइप बी डिजायरेड, टाइप सी क्रॉनिक, टाइप डी डिलेड। तो ऑगमेंटेड मतलब मोस्ट कॉमन, जो कि डोज डिपेंडेंट है और प्रेडिक्टेबल है, और बिजारे मतलब ये हमें पता ही नहीं है किस वजह से ये हो रहा है, इसको हम बोलते हैं आइडियोसिंक्रेटिक, और ये ड्रग का फार्माकोलॉजी के साथ भी रिलेटेड नहीं है। टाइप सी क्या है? क्रॉनिक, जो कि बहुत दिन यूज करने के कारण हो रहा है। डिलेड मतलब बहुत दिन यूज कर लिया, उसके बाद बहुत दिन बाद हम लोगों के अंदर कुछ साइड इफेक्ट्स देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी या फिर डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एसिड फास्टनेस इन एसिड फास्ट टेनिंग इज ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ। एसिड फास्टनेस हम क्यों करते हैं? एसिड फास्ट टेनिंग हम क्यों करते हैं, पहले ये सोच लीजिए। एसिड फास्ट टेस्ट हम ट्यूबरक्यूलोसिस डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। और ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। और माइकोबैक्टीरियम में क्या रहेगा? माइकोलिक एसिड। तो इसका आंसर तो बहुत ही आसान था, माइकोलिक एसिड। और ऊपर से स्क्वालिन और एर्गोस्टेरॉल ये दोनों फंगस में पाए जाते हैं, और पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो एसिड फास्ट टेनिंग एसिड फास्ट बैक्टीरिया जैसे कि माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज को डिनोट करने मतलब डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और ट्यूबरक्यूलोसिस डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। इधर क्या करते हैं हम लोग? पहले यूज करते हैं कार्बोल्फिशिन एंड एसिड अल्कोहल, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है ये स्टेन को रिटेन कर लेते हैं, जिसके कारण ये पिंक या रेड कलर दिखाते हैं, जो कि अलग वाला जो स्टेन्स है उससे इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोनापेप्टाइड हार्मोन? ये भी आ गया नोनापेप्टाइड हार्मोन। नोनापेप्टाइड हार्मोन ये भी क्लासिफिकेशन से ही आ जाते हैं। नोनापेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो 2 ही हार्मोन्स आते हैं, एक है एडीएच जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और क्या आते हैं? ऑक्सीटोसिन। इधर ऑप्शन क्या है? वैसोप्रेसिन ही है। और बाकी जो तीनों हार्मोन्स है ये प्रोलैक्टिन तो आ जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। एल्डोस्टेरोन कहाँ से आता है? एड्रेनल ग्लैंड से। थायरॉक्सिन आते हैं थायराइड ग्लैंड से। तो इसका आंसर हो जाएगा वैसोप्रेसिन। तो एक बार देख लेते हैं क्या है ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन्स क्या क्या है। ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद है प्रोलैक्टिन, और आते हैं एफएसएच, एलएच, ये दोनों टेस्टिस और ओवरी के ऊपर काम करते हैं। एसीटीएच ये एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर जाके कॉर्टिकल हार्मोन्स के ऊपर काम करते हैं। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड के ऊपर काम करते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स आते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन फर्स्ट मिल्क इजेक्शन करने में हेल्प करते हैं, और जो है प्रोलैक्टिन ये मिल्क फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं। Which of the following hormones inhibits the secretion of insulin, glucagon and growth hormone? तो इंसुलिन कहां से सिक्रेट होता है? बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। और ग्लूकागॉन कहां से सिक्रेट होता है? अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। और ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। तो इन तीनों हार्मोन्स को इनहिबिट करते हैं कौन? सोमैटोस्टैटिन, जो कि सिक्रेट होता है डेल्टा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। तो देख लेते हैं ये थायरॉक्सिन क्या करते हैं? बीएमआर के साथ रिलेटेड है, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट के साथ रिलेटेड है। मेलाटोनिन क्या है? मेलाटोनिन सर्कैडियम रिदम के साथ रिलेटेड है। और सेरोटोनिन क्या है? ये हैप्पी हार्मोन है। तो पैंक्रियाटिक हार्मोन्स कहां से क्या रिलीज होते हैं ये तो मैंने अभी बोल ही दिया, इधर एक बार देख लीजिएगा। Respiratory distress syndrome in babies born prematurely is caused by its appearance. कौन सा चीज अगर अपियर हो जाएंगे तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लेसिथिन। अगर लेसिथिन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करेगा। तो लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन का जो रेशियो होता है ये 2:1 में होना चाहिए। अगर ये रेशियो और ज्यादा हो गया तो ये फीटल लंग्स में जाके अफेक्ट करेगा,
और जिसके कारण फीटस का जो लंग्स है, मतलब फीटस का जो लंग्स है ये मैच्योर नहीं होगा और ना ही ये फंक्शन प्रॉपरली करेगा, जिसके कारण रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा। Which of the following quinolone containing uterine tract infection treating agent? Quinolone containing, quinolone मतलब क्विनोलोन रिंग रहेगा, तो इधर क्विनोलोन बोला है तो मतलब नॉट फ्लूरोक्विनोलोन्स, फ्लूरोक्विनोलोन तो नहीं होगा। तो फ्लूरोक्विनोलोन अगर नहीं होगा तो ये तीनों ऑप्शन तो इधर ही कट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैलिडिक्सिक एसिड, जो कि यूटीआई के लिए यूज होता था, बट इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है जो जिसके कारण ये यूज नहीं होता है, बट ये बहुत इफेक्टिव है इन ट्रीटिंग द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये है नैलिडिक्सिक एसिड का स्ट्रक्चर। इन अल्जाइमर्स डिजीज विच पेप्टाइड लेवल इज एलिवेटेड? तो अल्जाइमर डिजीज में कौन सा पेप्टाइड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीटा एमोलॉइड। ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो बीटा एमोलॉइड पेप्टाइड बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा? ये ब्रेन में जाके प्लेक फॉर्म कर लेगा जो पेशेंट है उनका, और ये प्लेक ही है जिसके कारण क्या हो जाते हैं? न्यूरो डिजेनरेशन होता है। और एल्जाइमर के लिए हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं? कोलिनर्जिक ड्रग यूज करते हैं, क्योंकि कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन हैम्पर हो जाते हैं ये एल्जाइमर डिजीज में। कैप्टोप्रिल इज एन, कैप्टोप्रिल क्या है? कैप्टोप्रिल हो जाएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का इनहिबिटर। जहां भी आपको प्रिल दिखेगा ये हो जाएगा एसीई इनहिबिटर, और जहां भी आपको सर्टन दिखेगा, टेल मी सर्टन, उसके बाद लोअर सर्टेन, जहां भी आपको सर्टेन दिख जाएगा वो हो जाएगा एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। और ऑप्शंस थोड़ा सा देख लेते हैं। माओ इनहिबिटर्स, तो माओ इनहिबिटर्स में क्या आ जाते हैं? माओ बी इनहिबिटर, माओ ए इनहिबिटर। माओ इनहिबिटर में आ जाता है क्लोरजाइलिन, जो कि एंटी डिप्रेसेंट के जैसा काम करते हैं। माओ बी इनहिबिटर में आ जाता है सेलाजिलिन, जो कि पार्किंसनिज्म में यूज होता है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर के बारे में हमने तो अभी अभी डिस्कस किया। ये कहाँ यूज होता है? डायबिटीज मैनेजमेंट में यूज होता है, जैसे कि अकरबोस। एसी इनहिबिटर तो हम लोगों ने बोल ही दिया है कि रास पाथवे में काम करता है, और ये एसी इनहिबिटर कहाँ यूज होता है? टू रिड्यूस द हाइपरटेंशन, टू रिड्यूस द बीपी, और ये बहुत ही हेल्पफुल ड्रग है। और एचएमजी कोए रिडक्टेज इनहिबिटर, ये हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है। ये मेवालोनेट से कोलेस्टेरॉल बनने नहीं देता है, और इसके अंदर स्टैटिन ड्रग्स आ जाते हैं, जैसे कि सिम्वास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, लोवास्टैटिन। एक बार रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम देख लेते हैं। तो क्या होता है? पहले किडनी जो रहता है, किडनी से क्या होता है? किडनी से ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। अब किडनी क्या करेगा? रेनिन को रिलीज करेगा। रेनिन को रिलीज करने के बाद क्या हो जाएगा? एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन 1 बनेगा, और एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनने के लिए लंग्स को क्या सिक्रेट करना पड़ेगा? एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा। ये ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम पोटेशियम का। अगर सोडियम पोटेशियम रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे तो वाटर रिटेंशन होगा। और क्या होगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करके ये एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन को बढ़ाएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, जो कि ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एडीएच सिक्रीशन को क्या करेगा? बढ़ाएगा, जिसके कारण वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा? ऐसे करके ये सारा चीजें ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। जब ब्लड प्रेशर घटाना है तब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा? अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ये किडनी के पास सिग्नल भेजेगा, और किडनी के पास सिग्नल भेजेगा तो ये क्या करेगा? ये रेनिन को सिक्रेट नहीं करेगा। रेनिन सिक्रेट नहीं होगा तो ये कन्वर्शन नहीं होगा, तो ना ही कुछ ये जो सिम्टम्स है ये सारा चीजें बंद हो जाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा चीजों में इन्वॉल्व है? फ्लूइड बैलेंस नहीं। फ्लूइड बैलेंस के लिए कौन इन्वॉल्व है? मिनेरेलोकॉर्टिकॉइड। पोटेशियम मेटाबॉलिज्म के लिए भी नहीं है। फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इन सारे चीजों के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्सिबल है। और क्या है? सोडियम मेटाबॉलिज्म, ये भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड का ही काम है। तो एक बार देख लेते हैं, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड का ही फंक्शन है ये तीनों।
तो क्या है, ये है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड का जो मेड्यूला है, इस मेड्यूला से क्या बनते हैं, मेड्यूला से बन जाते हैं एड्रेनलिन, जिसको हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है। और क्या है, एड्रेनल जो कॉर्टेक्स है, इनका 3 पार्ट है, जोना ग्लोमेरुलस है, जोना फेसिक्युलेट है, जोना रेटिक्युलरिस। इसमें से क्या क्या हार्मोन्स आते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजेंस। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में आ जाते हैं एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिसोन। और एंड्रोजेंस में आ जाते हैं डाईहाइड्रोस्टेरॉन। तो ये सारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिलके एक साथ काम करते हैं हमारे बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए। और ये है लास्ट क्वेश्चन, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटरीज। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कौन शो करते हैं इधर, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटोजोलामाइड। और बाकी जो तीनों है, ये तीनों कॉम्पिटिटिव इनिबिशन शो करेंगे। तो एलोप्यूरिनॉल है xanthine ऑक्सीडेज का कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, कार्बिडोपा है डोपा कार्बोक्सिलेज का कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, और फाइसोस्टिग्मिन है कोलिनेस्टेरेज का कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। और ये सारा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ड्रग्स। ये सारा अगर आप लोग देख लेंगे, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो पे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।